नमस्कार। इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और जटिल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में बेरोज़गारी। ये एक ऐसा विषय है जो हम में से कई लोगों को या हमारे जानने वालों को किसी न किसी तरह से छूता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास कई तरह की जानकारी है। सरकारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे NSSO है, PLFS है, साथ ही कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स और एक्सपर्ट एनालिसिस भी। तो कोशिश रहेगी कि इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर देखी जाए कि भाई असल आंकड़े क्या हैं, क्या दावे चल रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे दावे से जो हाल में काफ़ी वायरल हुआ। एक यूट्यूब चैनल है @मनोज_सर_जॉब्स करके। उस पर एक वीडियो आया जिसमें कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता योजना 2024-25 शुरू हुई है और इसके तहत हर 10वीं पास बेरोजगार को सरकार हर महीने 3500 रुपये देगी। और कमाल की बात यह कि थंबनेल पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी थी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर ज़रूरतमंद लोगों के लिए। बिल्कुल। और यहीं पर चीज़ थोड़ी समझने वाली है। हुआ ये कि सरकार की जो अपनी फैक्ट चेक करने वाली एजेंसी है, PIB फैक्ट चेक, उन्होंने इस दावे को देखा, इसकी पड़ताल की। और उनका नतीजा कि ये दावा और ये कथित योजना पूरी तरह से फर्जी है। मतलब भारत सरकार इस नाम से या इस तरह की कोई भी राष्ट्रव्यापी योजना नहीं चला रही है जिसमें हर 10वीं पास को 350 रुपये मिले। अच्छा, तो ये बिल्कुल ही गलत खबर थी। मतलब हाँ, बिल्कुल। ये दिखा दे कि कैसे सोशल मीडिया पर, खासकर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, बस व्यूज पाने के लिए या शायद लोगों को गुमराह करने के लिए भी ऐसी फर्जी जानकारी फैला दी जाती है। सही कहा। और ये जरूरी है याद रखना कि सरकार जब भी कोई बड़ी योजना लाती है तो उसका प्रचार सही चैनलों से होता है। सरकारी वेबसाइट, प्रेस रिलीज, बड़े अखबार, टीवी। हाँ, प्रामाणिक स्रोतों से। हाँ, तो ऐसे क्लिक बेट वाले वीडियो से तो बच के ही रहना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा वेरीफाई करना जरूरी है। तो फिर अगर वो दावा फर्जी था तो जमीनी हकीकत क्या है? बेरोजगारी के असली आंकड़े क्या कहते हैं? आपके पास PLFS का जिक्र था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, अप्रैल 2025 का डेटा। हाँ, PLFS के जो लेटेस्ट मंथली बुलेटिन के आंकड़े हैं, अप्रैल 2025 वाले, वो बताते हैं कि 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो ओवरऑल बेरोजगारी दर है वो 5.1% थी। 5.1%। हाँ, ठीक है। अब इसमें अगर हम गांव और शहर का देखें तो थोड़ा फर्क है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 4.5% थी और शहरी क्षेत्रों में 6.5%। अच्छा, तो शहरों में ज्यादा है। हाँ, ये एक पैटर्न दिखता है कि शहरों में बेरोजगारी गांव के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। और अगर हम इसे जेंडर के हिसाब से देखें, पुरुषों और महिलाओं में, हाँ, वो देखना भी जरूरी है। तो 15+ उम्र में पुरुषों के लिए ये दर 5.2% है और महिलाओं के लिए 5.0%। अच्छा, ये तो लगभग बराबर सही लग रहा है। हाँ, ऊपर से देखने पर। लेकिन इसमें और गहराई में जाएं, मतलब गांव और शहर के हिसाब से तोड़ें तो तस्वीर बदलती है। देखिए, ग्रामीण पुरुषों में 4.9%, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं में 3.9%। ये सबसे कम है। 3.9%। हाँ, काफी कम। हाँ, लेकिन अब शहरों में आइए। शहरी पुरुष 5.8% और शहरी महिलाएं 8.7%। 8.7%। हाँ, 8.7%। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये बाकी सभी ग्रुप से काफी ज्यादा है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। शहरी महिलाओं में इतनी ऊंची बेरोजगारी दर। ये वाकई बहुत बड़ा अंतर है, 8.7%। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं ये किस आधार पर होते हैं? आपने वर्तमान साप्ताहिक स्थिति या CWS की बात की थी, इसका क्या मतलब है? हाँ, CWS यानी करंट वीकली स्टेटस। इसका मतलब ये है कि जब सर्वे होता है तो लोगों से पूछा जाता है कि क्या सर्वे से ठीक पहले वाले हफ्ते में उन्होंने कम से कम 1 घंटे भी कोई काम किया था। सिर्फ 1 घंटा पूरे हफ्ते में? हाँ, परिभाषा यही है। अगर किसी ने 1 घंटा भी काम नहीं किया लेकिन वो काम करने के लिए उपलब्ध था या काम ढूंढ रहा था तो उसे बेरोजगार माना जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से बहुत हाल की, मतलब पिछले हफ्ते की तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल, ये एक शॉर्ट टर्म व्यू देता है। ये तो हुई अभी की बात, लेकिन अगर थोड़ा लंबा देखें तो क्या ये हमेशा से ऐसा रहा है? मुझे याद है 2017-18 की एक NSSO रिपोर्ट आई थी, उसकी काफी चर्चा हुई थी। हाँ, आपने सही याद दिलाया। 2017-18 की जो NSSO रिपोर्ट थी उसने काफी ध्यान खींचा था क्योंकि उसके मुताबिक बेरोजगारी दर 6.1% थी और कहा गया था कि ये पिछले 45 सालों में, मतलब 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा थी। 45 सालों में सबसे ज्यादा? हाँ,
तो ये दिखाता है कि ये समस्या काफी समय से है और शायद गहरी भी है। और देखिए, भारत में बेरोजगारी का कोई एक ही रूप नहीं है, इसके कई प्रकार हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कुछ अलग अलग तरह की होती है, जैसे वो खेती वाली। हाँ बिल्कुल, कई तरह की हैं। एक होती है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल। ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलता है। मान लीजिए स्कूटर कम बन रहे हैं, कारें ज्यादा, तो स्कूटर मैकेनिक को शायद नई स्किल सीखनी पड़ेंगी। अच्छा। फिर है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल, जो आपने खेती की बात की, फसल बुआई कटाई के टाइम काम होता है, बीच में नहीं। हाँ, ये तो आम है गांव में। फिर एक होती है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छिपी हुई मतलब लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, पर असल में उनकी जरूरत नहीं होती। जैसे किसी छोटी दुकान पर 2 लोगों का काम है, पर परिवार के 4 लोग बैठे हैं। अगर 2 हट भी जाएं तो काम उतना ही होगा। ओह अच्छा, समझ गया। इसके अलावा चक्रीय बेरोजगारी होती है, साइक्लिकल, जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से जुड़ी है। मंदी आती है तो नौकरियां जाती हैं। और एक है घर्षण जनित बेरोजगारी, फ्रिक्शनल। ये तब होती है जब कोई एक नौकरी छोड़कर दूसरी ढूंढ रहा हो या कॉलेज से निकलकर पहली नौकरी की तलाश में हो। ये आमतौर पर थोड़े समय की होती है। और एक वो भी तो है पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, शैक्षणिक बेरोजगारी। ये बहुत बड़ी चिंता है। जब लोगों के पास डिग्री तो होती है, पर या तो उन्हें काम नहीं मिलता या उनकी योग्यता से बहुत कमतर काम मिलता है। खासकर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में ये ज्यादा देखने को मिलती है। तो युवाओं पर इसका क्या असर है? आंकड़े तो काफी चिंताजनक थे 2017-18 वाले। युवाओं पर असर बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो कुल बेरोजगारों में करीब 83% युवा ही है। 83%? हाँ, और वो जो 2017-18 वाले NSSO आंकड़े थे, उनके विश्लेषण में ये सामने आया था कि ग्रामीण इलाकों में 15 से 29 साल के लड़कों में बेरोजगारी दर 5% 2011-12 से बढ़कर 17.4% 2017-18 हो गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। बहुत बड़ा। और इसी उम्र की लड़कियों में ये 4.8% से बढ़कर 13.6% हो गई। हाँ। और एक ट्रेंड ये भी है कि खेती में मौके कम होने से युवा गांव से शहर आ रहे हैं। लेकिन जैसा हमने PLFS डेटा में देखा, शहरों में भी बेरोजगारी दर ज्यादा है। हाँ, 6.5%। तो ये जो पलायन है, ये एक तरह से शहरी बेरोजगारी को और बढ़ा रहा है। और इन सब आंकड़ों को इकट्ठा करना भी कितना मुश्किल होता होगा, है ना? खासकर भारत में, जहां इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है, बहुत से लोगों का तो शायद कोई रिकॉर्ड ही ना हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनफॉर्मल सेक्टर का साइज इतना बड़ा है कि वहाँ काम करने वालों की सही संख्या, उनकी स्थिति, इसका सटीक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो हो सकता है जो आंकड़े हमारे पास हैं, वो पूरी कहानी ना बताते हो। सही कहा। अच्छा, आपने पहले शहरी महिलाओं की वो ऊंची दर 8.7% बताई थी। ये हमें एक और जरूरी पहलू पर लाता है, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या FLFPR। उसकी क्या स्थिति है भारत में? देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है, उसके अनुसार भारत में FLFPR 37% है। 37%? और दुनिया भर में ये कितना है? वैश्विक औसत करीब 47.8% है। ओह, तो हम काफी पीछे हैं। हाँ, काफी अंतर है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में कामकाजी उम्र की महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ना तो नौकरी कर रहा है और ना ही सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में है। लेकिन ये दर पहले से कुछ सुधरी भी है, ऐसा मैंने पढ़ा था। बीच में काफी कम हो गई थी। हाँ, ये एक सकारात्मक बात जरूर है। 2017-18 में ये गिरकर सिर्फ 23.3% रह गई थी। सिर्फ 23%? हाँ, बहुत कम। तो वहां से बढ़कर अब 37% तक पहुंची है। ये सुधार तो है, लेकिन इसमें एक पेंच है। इस 37% में भी एक बड़ा हिस्सा, करीब 37.5%, ऐसी महिलाओं का है जो अवैतनिक सहायक के तौर पर काम करती हैं। अवैतनिक सहायक मतलब अपने घर के खेतों में या पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटाना, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई वेतन नहीं मिलता। अच्छा। तो वो काम तो कर रही हैं, पर गिना जाता है भागीदारी में, पर कमाई नहीं है सीधी। बिल्कुल। तो ये जो 37% का आंकड़ा है, इसे इस नजरिए से भी देखना जरूरी है। वैसे अगर हम और पीछे जाएं तो 1972 में ये दर करीब 33% थी, फिर गिरी और अब फिर बढ़ रही है। तो ये कम क्यों है वैश्विक औसत से? क्या कारण है इसके पीछे?
कारण कई हैं और काफी गहरे हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब मिले जुले हैं। एक तो शिक्षा में असमानता है ही, महिला साक्षरता दर अभी भी पुरुषों से कम है। हाँ, 77% बनाम 84.7%। फिर सामाजिक मान्यताएं हैं, खासकर गांवों में, कि महिलाओं की मुख्य भूमिका घर संभालने की है। शहरों में भी बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित और सस्ती सुविधाओं की कमी एक बड़ी दिक्कत है। हाँ, क्रच वगैरह की कमी। बिल्कुल। सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन भी एक मुद्दा है। और वो वेतन का अंतर, जेंडर पे गैप। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। ILO के आंकड़े बताते हैं कि भारत में समान काम के लिए महिलाएं पुरुषों से लगभग 30% कम कमाती हैं। 30%? हाँ, फिर अक्सर महिलाओं को जो नौकरियां मिलती हैं, उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। कार्यस्थल पर भेदभाव, उत्पीड़न, ये भी कड़वी सच्चाई हैं। एक सर्वे में तो 80% कामकाजी महिलाओं ने ये महसूस करने की बात कही थी। 80%? और फिर वो ग्लास सीलिंग वाली बात है कि महिलाएं टॉप मैनेजमेंट पदों तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। और कोविड का क्या असर हुआ था इस पर? कोविड का असर बहुत बुरा हुआ था। महिलाओं ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियां खोईं और बेरोजगारी में जो लैंगिक अंतर था वो और बढ़ गया। जैसे 2020 के आखिर में महिला बेरोजगारी दर 13% से ज्यादा थी, जबकि पुरुषों की 9.5% के करीब। काफी फर्क है। हाँ, और एक और चिंताजनक आंकड़ा है नीट का। नीट, वो परीक्षा वाला? नहीं, ये दूसरा नीट है, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। यानी ऐसी युवा महिलाएं जो न तो काम कर रही हैं, न पढ़ रही हैं और न ही कोई ट्रेनिंग ले रही हैं। ऐसी महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा है। करीब 48% महिलाएं बनाम 10% पुरुष। 5 गुना? हाँ, और ये भी देखा गया है कि पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिलाओं में भी बेरोजगारी दर पुरुषों से ज्यादा है। तो इस सब मिलाकर तो तस्वीर काफी गंभीर लगती है महिलाओं के लिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती भी है। आर्थिक चुनौती कैसे? सोचिए, इतनी बड़ी आबादी अगर वर्कफोर्स से बाहर है तो देश की उत्पादकता पर कितना असर पड़ता होगा। मैकिन्से की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर भारत लेबर फोर्स में जेंडर गैप को कम कर ले तो 2025 तक देश की GDP में $700 बिलियन और जुड़ सकते हैं। $700 बिलियन? हाँ, और इससे सालाना ग्रोथ रेट 1.4% तक बढ़ सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सिर्फ बराबरी का नहीं बल्कि सीधी सीधी आर्थिक तरक्की का मामला है। बिल्कुल। तो फिर सरकार क्या कर रही है इस पूरी चुनौती से निपटने के लिए? इतनी सारी दिक्कतें हैं, बेरोजगारी है, महिलाओं की भागीदारी कम है, यकीनन कुछ योजनाएं तो होंगी। हाँ, योजनाएं तो काफी सारी हैं। सरकार ने अलग अलग मोर्चों पर कई कार्यक्रम और स्कीमें शुरू की हैं। इन्हें हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो है जो सीधे रोजगार बढ़ाने या उसे प्रोत्साहित करने पर फोकस करती हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY थी, या PM रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRVP। हाँ, ये कोविड के बाद आई थी शायद। हाँ, नई नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए। फिर गांवों के लिए मनरेगा तो है ही, जो काम की गारंटी देती है, और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीमें हैं, जिनसे उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां बढ़ेंगी। ठीक है, और स्किल्स की बात हो रही थी। DDU-GKY है ग्रामीण युवाओं के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए NAPS है, नई टेक्नोलॉजी की स्किल्स के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम जैसी प्रोग्राम है। ओके, और अपना काम शुरू करने वालों के लिए स्वरोजगार? हाँ, उद्यमिता और स्वरोजगार पर भी फोकस है। जैसे रेहड़ी पटरी वालों के लिए PM स्वनिधि है, SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया, कारीगरों के लिए PM विश्वकर्मा योजना आई है, छोटे बिजनेस लोन के लिए PM मुद्रा योजना है। ये तो काफी है। और महिलाओं के लिए कुछ खास? हाँ, महिलाओं पर केंद्रित भी कई पहले हैं, जैसे मिशन शक्ति है, स्टैंड अप इंडिया में भी महिलाओं पर फोकस है, नमो ड्रोन दीदी योजना है, लखपति दीदी योजना है स्वयं सहायता समूहों के लिए, विज्ञान में महिलाओं के लिए वाइज किरण, सर्व पावर जैसी स्कीमें हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना तो है ही। इनके अलावा भी कुछ सहायक कार्यक्रम होंगे शायद? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं जो सीधे जॉब स्कीम नहीं है पर मदद करती हैं, जैसे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है जॉब मैचिंग के लिए, PM आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों से कंस्ट्रक्शन में काम पैदा होता है। PM गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में रोजगार बढ़ेगा। आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज देता है, जिससे लोग स्वस्थ रहकर काम कर सकें। बाप रे, योजनाओं की लिस्ट तो वाकई बहुत लंबी है।
मतलब अलग अलग सेक्टर, अलग अलग ग्रुप्स, सबको कवर करने की कोशिश दिखती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में आंकड़ों में देखा, खासकर शहरी महिलाओं और युवाओं के लिए चुनौती तो अभी भी बड़ी है। इतनी सारी योजनाओं के बावजूद जमीन पर उतना असर क्यों नहीं दिख रहा, या शायद दिख रहा है पर काफी नहीं है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। योजनाएं बनाना एक बात है, पर उनका असरदार तरीके से लागू होना, सही लोगों तक पहुंचना और उनकी लगातार मॉनिटरिंग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। खासकर स्किल डेवलपमेंट में, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, वहाँ कोर्सेज को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखना होता है कि क्या ये योजनाएं वाकई उन तक पहुंच रही हैं जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डिलीवरी मैकेनिज्म कैसा है? तो हाँ, कोशिशें हो रही हैं, पर असर शायद उतना तेज या व्यापक नहीं है जितनी जरूरत है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटे, हमने शुरुआत की एक फर्जी वायरल दावे से, फिर बेरोजगारी के असली आंकड़े देखे PLFS वाले, जिसमें शहरी ग्रामीण फर्क और खासकर शहरी महिलाओं की ऊंची दर 8.7% चिंताजनक लगी। हाँ। फिर हमने बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार समझे, स्ट्रक्चरल, सीजनल, छिपी हुई वगैरह, युवाओं पर इसके गहरा असर और 2017-18 के उन हाई नंबर्स की बात की, महिलाओं के श्रम बल में कम भागीदारी, FLFPR के कारण और उसके आर्थिक परिणामों पर भी चर्चा की। बिल्कुल, वो $700 बिलियन वाला आंकड़ा महत्वपूर्ण था। हाँ, और आखिर में हमने सरकार की तरफ से चल रही बहुत सारी योजनाओं की एक झलक देखी। ये तो साफ है कि बेरोजगारी एक बहुत ही उलझी हुई मल्टी लेयर्ड समस्या है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा आगे देखें, तो आंकड़ों और योजनाओं से परे हमें ये भी सोचना होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो भविष्य के लिए युवाओं को कैसे तैयार कर रहे हैं। खासकर जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, AI आ रहा है, तो क्या हम उन्हें वो स्किल्स दे पा रहे हैं जो कल के जॉब मार्केट में काम आएंगी? सिर्फ डिग्री नहीं, असल रोजगार लायक कौशल। सही बात है। ये सिर्फ आज की नहीं, कल की भी तैयारी का सवाल है। और ये हमें शायद एक सोचने का बिंदु देता है हम सबके लिए, कि व्यक्तिगत स्तर पर या अपने समुदाय में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। कैसे हम सही जानकारी फैलाने में मदद कर सकते हैं ताकि लोग फर्जी दावों से बचें। और कैसे हम अपने आसपास के लोगों को सही स्किलिंग के अवसरों से जोड़ सकते हैं। क्या छोटे स्तर पर मेंटरशिप या जानकारी साझा करने वाले समूह इसमें कुछ मदद कर सकते हैं? इस गहन पड़ताल में हमारे